में मैच 7 आपके सामने का एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर है। नेपाल वर्सेस ओमान की हम यहाँ बात कर रहे हैं। एनालिसिस शुरू करने से पहले आपको एक चीज जल्दी से याद दिला दें, 11 अप्रैल 2023 को हमने एक वीडियो बनाया था कि इन 4 जो फेवरेट्स टीम्स है जिन्हें हम फेवरेट्स के तौर पर कहीं देख रहे थे, इन 4 टीम्स में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इन टीम्स की क्या कुछ है। इस पर हमने वीडियो बनाया था कि क्या क्या वो रीजंस है, क्या इन्हें फेवरेट माना जा रहा है और ये आईसीसी प्रीमियर कप इनमें से कोई एक जीत सकता है। उसमें जब नेपाल का सेक्शन आया था तो हमने आपके सामने जो सबसे पहला पॉइंट रखा था वो था कि इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है जो बाकी 3 टीमों में फिलहाल नजर नहीं आती, वो है इनका टीम यूनाइट परफॉर्मेंस। अगर आज ये नहीं चलते तो वो रन कर देते हैं, वो नहीं करते तो तीसरा रन कर देता है, तीसरा नहीं करता तो चौथा करता है, चौथा नहीं करता तो पांचवा, मिडिल ऑर्डर नहीं चला तो लोअर ऑर्डर, लोअर ऑर्डर नहीं चला तो टॉप ऑर्डर, टॉप ऑर्डर नहीं चला तो फिर लोअर मिडिल ऑर्डर, या फिर ये सब नहीं चले, बैट्समैन ने ठीक ठाक किया परफॉर्मेंस तो फिर बॉलर कमाल कर देते हैं। टीम परफॉर्मेंस जो सबसे यूनिक बनाती है और सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, ये हमने इस वीडियो में कहा था। उसके साथ हमने 2 चीजें और स्ट्रेंथ में कही थी कि संदीप कामिचारे खुद इस टीम के बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, और सेकंड स्पिनर जो इंक्लूड किया है नेपाल ने, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है जो लगातार विकेट निकालकर देगा। और उस मैच का अगर एग्जांपल आपको चाहिए तो ये पहला एग्जांपल प्रेजेंट आपके सामने आज हुआ है, नेपाल वर्सेस ओमान का मैच। नेपाल की जो परफॉर्मेंस रही है आज की डेट में वो उस स्ट्रेंथ को उस एक एग्जांपल के तौर पर आपके सामने प्रेजेंट कर रही है। लेकिन नेपाल खराब शुरुआत के बाद इस तरीके की मोमेंटम कैसे पा पाया, ओमान एक बेहतर शुरुआत के बाद कैसे अपना मैच गंवा बैठा, किस तरह से चीजें घटी हैं, क्या कुछ गलतियां ओमान से हुई है, क्या कुछ बेहतर चीजें नेपाल ने की है, क्या कुछ छोटी छोटी गलतियां नेपाल से आज भी हुई हैं, वो सब कुछ इस एनालिसिस के जरिए आपको समझ में आएगा। सबसे पहले ओमान ने टॉस जीता और फील्डिंग करने का यहाँ पर फैसला किया एंड नेपाल ने पहले बैटिंग की है। फेस बाय फेस सबसे पहले जानना चाहूंगा। नहीं जरूर, देखिए हम बात करें 1 से 10 ओवर की तो 30 पे 2 यहाँ नेपाल ने शुरुआत की। उसके बाद मिड फेज में 11 से 40 ओवर में 188 रन टीम ने बनाए और 2 विकेट का नुकसान यहाँ पर टीम को हुआ। और तीसरे फेज में टीम ने 92 रन बनाए और 4 विकेट का नुकसान हुआ जी हाँ, 41 से 50 ओवर के बीच में डेथ फेज में। तो ये हाल रहा नेपाल का फेज बाय फेज और टीम 310 रन जी हाँ अपना हाईएस्ट ओडीआई स्कोर पहली बार उन्होंने तोड़ा और 300 भी क्रॉस किया, बेहतरीन खेली। और साथ ही साथ 129 डॉट बॉल भी इस दौरान अपने 50 ओवर के दौरान नेपाल ने खेली। बिल्कुल, तो ये बात हो गई फेस बाय फेस की। अब चलते हैं वैगन व्हील की तरफ, उसके बाद चलेंगे बैटिंग एनालिसिस की तरफ भी। वैगन व्हील की यहाँ बात करें यार तो ये जो वैगन व्हील आप देख रहे हैं 148 रन ऑफ साइड पे कहीं ना कहीं लगे हैं, 152 ऑन साइड पे, लगभग दोनों ही तरफ बराबर स्कोर यहाँ पर किया है नेपाल। अगर हम देखें 29 चौके 12 छक्के यहाँ पर लगाए गए हैं, इसमें से 90% छक्के तो एक ही प्लेयर के हैं, आगे बात जरूर करेंगे उनके बारे में। एंड डीपली आपको समझाना होगा कौन कौन से एरियाज को ज्यादा टारगेट किया गया आज नेपाल के बैट्समैन की तरफ से। नहीं जरूर, देखिए अगर आप देखेंगे तो बहुत कुछ सिमिलर हमें देखने को मिलेगा काफी ज्यादा कि आप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ कवर, मिड एक्स्ट्रा कवर की तरफ 40 आप देखेंगे। उसके बाद 35 रन लॉन्ग ऑफ की तरफ भी है और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ लॉन्ग ऑन की तरफ वहां पर भी रन आए हैं 43 रन, मिड विकेट पे 70 रन आए हैं। तो उसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया है नेपाल के बल्लेबाजों ने बहुत बखूबी। तो बहुत अच्छा है कि सामने, और खासकर 30 रन थर्ड मैन पर भी बने, वहां पर भी गौर करिए कि 30 रन थर्ड मैन पर बने तो सारी बाउंड्रीज का एरिया कवर किया है। फाइन लेग पर 18, स्क्वायर लेग की तरफ 12, 21 माफ कीजिएगा 21 रन आए स्क्वायर लेग की तरफ। तो ओवरऑल सारा एरिया यहाँ पर कवर किया है। बेहतरीन है कि सामने भी काफी क्रिकेट खेला है, वी में भी और अपने ऑफ साइड में। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं स्कोरिंग एरियाज रहे हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं बैटिंग कंट्रीब्यूशन की, और बैटिंग के लिहाज से अगर हम देखें तो आज का जो बैटिंग स्कोर कार्ड कहता है वो शुरुआत तो बिल्कुल नाइटमेयर जैसा है। यहाँ पर अगर हम बात करें कुशल बुर्दल 0 और आसिफ शेख दोनों के दोनों 0 पे, और नेपाल का जो स्कोर था वो भी 0 ही था और 2 विकेट के नुकसान पर यहाँ पर एक वक्त ये हालात थे। एंड आसिफ शेख का विकेट यहाँ पर अगर हम समझना चाहें, जैसे कि आप स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं कि जो बॉल पड़ी यहाँ पर कलीमुल्ला की जो बॉल पड़कर आई तो पहले अटैम्प्ट में वो क्लियरली नजर आ रहा है कि बॉल जो है कि शायद वो प्लेट करने के लिए ही जाएंगे, बल्ला जो है उनका ऐसे ही आएगा कि सीधा सीधा वो प्लेट करने के लिए जाएंगे। लेकिन ये आपके सामने अगली फोटो यहाँ पर हम रख रहे हैं कि देखिए उनका जो बैट का एंगल है वो चला गया लेग की तरफ, और यही सबसे बड़ी एक चूक हो गई है। कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे इस आउट को? बिल्कुल सही कहा आपने, अक्रॉस खेलने के लिए चले गए वो, बहुत बड़ी गलती हुई है उनसे। इस तरीके के बैट्समैन है वो अमूमन इतनी बड़ी गलती जो की है उन्होंने करते हुए दिखते नहीं है आसिफ शेख। और ये
सीधा आराम से खेल सकते थे जैसा वो अमूमन खेलते हैं। कई बार खुद ही खेला है कि सामने उन्होंने रोक दिया, डिफेंड कर दिया बॉल, या हल्का सा ऑफ साइड की तरफ खेल दिया, कवर की तरफ, ज़्यादा आगे जाकर नहीं, वही थोड़ा सा पीछे होकर, तो बेहतर होता है। लेकिन बजाय अक्रॉस खेलने के वो ऑफ साइड पर इसको रोकते या आराम से डिफेंड करते तो बेहतर होता, जो अमूमन हम आसिफ के बल्ले से देखते हैं करते हुए। लेकिन ये काफ़ी खराब शॉट था, बिल्कुल खराब शॉट था। अब ये बात करें उसके बाद भीम शार्की और रोहित पड़ल यहाँ पर कहीं ना कहीं जुगलबंदी करते हुए नजर आए। अब ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फेज था यार, 0 रन पर 2 विकेट थे, बॉल जो है काफी अच्छी खासी ठीक ठाक मूवमेंट ले रही थी, पेसर्स हावी थे, स्कोर बोर्ड पे थे नहीं, और इस वक्त एक जबरदस्त प्रेशर पे नेपाल की टीम थी और वहां पर निकालने का काम किया रोहित पड़ल और भीम शार्की ने। अगर आप देखेंगे ये चीज को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, उस फेज को निकालना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो रोहित और भीम जैसे प्लेयर ही कर सकते थे, और उन्होंने किया भी। हमने कैश में कहा था कि जो ओमान है उनको आसिफ, रोहित और भीम, इन तीनों को बहुत ही सस्ते में निकाल देना पड़ेगा, क्योंकि वरना ये तीन जो है एक बेहतर बेस कहना के तैयार करके दे सकते हैं। उन्होंने आसिफ को जल्दी निकाला, लेकिन रोहित भीम के बीच में जो भी पार्टनरशिप हुई है बहुत क्रूशियल रही है उस सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कि एक वक्त पे टीम 0 पे 2 विकेट। जब आप देखिए दोनों ने मिलकर 56 रन बनाए हैं और 100 बॉलें भी खेली, यानी 100 बॉलों का फेस उन्होंने निकाल दिया, 100 बॉलें खेल दी, कई सारे बॉलर 2-3 आगे वहां पर चेंज हो गए, तो उन दोनों ने मिलाकर और 56 रन भी यहाँ पर उन्होंने इंक्लूड किए। एंड उसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पर तो जो भीम जिस तरह से आउट हुए हैं उसका एक और एनालिसिस यहाँ पर हम करना चाहेंगे। जब वो स्वीप शॉट खेलने के लिए गए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि वो लेट आए, पिछला बहुत जल्दी आए। जिसान मकसूद की बॉल पड़ी, जैसे कि आपको यहाँ पर क्लियर नजर आ रहा होगा कि उनका स्वीप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, लेकिन बॉल अभी तक स्टंप पे भी नहीं पहुंची है। आप देखिए क्लियरली दिख रहा है कि बॉल अभी तक स्टंप भी नहीं पहुंची, लेकिन उनका स्वीप कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने बहुत जल्दी कहीं ना कहीं बल्ला चला दिया, बॉल को जज नहीं कर पाए और बॉल कुछ ज्यादा ही देर तक हवा में रह गई और लेट उन तक पहुंची, और लेकिन उनका बल्ला उससे पहले निकल गया था और वो कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप उनका उड़ गया और वो क्लीन बोल्ड हो गए। तो ये एक छोटी सी जजमेंट में यहाँ पर दिक्कत जरूर हुई है। एंड उसके बाद की इनिंग आपको डिस्क्राइब करनी होगी। डिस्क्राइब क्या करनी है, ये तो अपने आप में हीरोइक इनिंग है कहना होगा। जिस तरीके से हमने पहले ही कहा था कि कुशल मल्ला ऊपर के लिए नहीं है, 1 डाउन के लिए वो है नहीं, खामखा में उनका वहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। अब नीचे आकर जो वापस से वो दोबारा वाली फॉर्म जो उन्होंने दिखाई थी वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 के दौरान, आखिरी मैचेस के दौरान, एग्जैक्टली वो यहीं पर हमें वापस देखने को मिल रही है। क्या धमाकेदार इनिंग उन्होंने खेली है, वाकई में जितनी तारीफ की जाए कम है। सारे बॉलर्स को खामखा में फैयाज बट अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं चाहूंगा उसमें भी आप कुछ कहें। फैयाज बट एग्रेसिव ज्यादा हो रहे थे, आंखें ज्यादा दिखा रहे थे, लेकिन उनकी बॉलिंग में कुछ नजर नहीं आ रहा था। बॉलिंग से एग्रेशन होता तो मजा आता, बॉलिंग से कुछ मजा आता, तो फिर बॉलिंग में अगर कुछ आप हार्म करते, बॉडी ब्लॉक करते कुशल मल्ला का, तो यहाँ पर अच्छा लगता है देखने में कि चलिए फिर आप लड़ाई करने जा रहे हैं, आप मार खा रहे हैं और ऊपर से आग दिखा रहे हैं। ये कुछ नहीं होता, ये खामखा क्रिकेट होता है। ये आजकल बहुत देखने में मिलता है, खाते छक्का है और नवाबगिरी ज्यादा दिखाते हैं। तो ये सब मत दिखाइए, पहले क्रिकेट खेलिए, अगर आपके अंदर दम है तो बॉडी ब्लॉक करिए, तब आप आंखें दिखाइए, तब अच्छा लगता है कि हाँ आप में कुछ दम है। कुशल मल्ला ने कुछ रिएक्शन ही नहीं दिया, उनका रिएक्शन था भैया आप करते रहो लड़ाई यार, मैं छक्के मारूंगा, 10 छक्के मार दिए, 9 चौके मार दिए, सारे बॉलर की कुटाई करके रख दी हर बाउंड्री में। और क्या शानदार खेलते हैं वी में, वो मानना होगा, खड़े खड़े वो आसानी के साथ छक्का लगा देते हैं। वाकई क्या टाइमिंग रहती है उनकी बल्लों में। नेपाल के पास अब एक ऐसा प्लेयर है, कहना होगा एक ऐसा प्लेयर कि जो अपने बलबूते पर मैच को कहीं भी मोड़ सकते हैं। जी हाँ, चाहे नेपाल के अगर ये, जी हाँ, ये 2 में है। अगर आपको लग रहा होगा ये आप बोल क्या रहे हैं, अगर नेपाल जीत रहा होगा तो ये अगर खड़े हैं और जा रहा है, लग रहा है कि 50-60 रन है, कुशल मल्ला है, ये आउट होने के बाद मुश्किल भी हो सकती है टीम को कि अचानक 2-3 विकेट गिर गए, एक आसान चेज में भी। लेकिन अगर ये खड़े हैं जब तक, उसके उलट एक चीज और अब नेपाल के साथ जुड़ गई है कि अगर दूर दिख रहा है स्कोर, अबे यार 70-80 रन है, 20-25 बॉलें बची हैं, कौन रन मारेगा, कुशल मल्ला वहां खड़े हैं, तो समझ लीजिए वो टारगेट अभी भी ऑन है, नेपाल मैच पे ऑन है। वरना पहले जो हाल था नेपाल का, चाहे 30 बॉल में 70 रन चाहिए हो तो मैच दूर से ही बाय बाय टाटा है। लेकिन यहाँ पर कुशल मल्ला जब से ऐसी इनिंग आई है तब से 20-25 बॉलों में भी 70 चाहिए होंगे, और ये है मौजूद टीम में क्रीज में, तो कोई भरोसा नहीं, ये उसे आराम से क्लियर भी करा देंगे चाहे कैसी भी बॉलिंग सामने से आ रही है। बिल्कुल, और जो स्ट्रेट का उन्होंने छक्का लगाया था, जितना मुझे याद है शायद वो बिलाल खान जो 6 था,
बेहतरीन शॉट था और कई बेहतरीन शॉट्स उन्होंने आज खेले हैं और उसमें उनमें से कहीं ना कहीं वो शॉट भी था। बहुत ही अगर हम कहें उनके पास शॉट्स की इस मैच में कभी नहीं थी। वो ऑफ साइड में खेल रहे हैं, लॉन्ग ऑन पे खेल रहे हैं, लॉन्ग ऑफ में खेल रहे हैं, लेग साइड पे खेल रहे हैं, ऑफ में बाहर आ रही है उसमें वो कट लगा रहे हैं तो चौका गिर रहा है। मतलब जबरदस्त इनिंग रही है, उसमें कोई दरार नहीं। और यही पर पूरी तरह से ओमान के जो बॉलर्स थे, चाहे कैप्टन हो चाहे सबके सब बैकफुट पे यहाँ पर नजर आए। आरिफ की वहां पर एक 29 रन की इनिंग जरूर आई जो कि थोड़ी सी क्रूशियल जरूर थी, क्योंकि एक साइड उन्होंने भी कहीं ना कहीं संभाल के रखा था। उस शॉट की जरूरत नहीं थी। वो शॉट जब आपकी तरफ से एक सामने से ऑलरेडी काफी बेहतरीन वाइड जा रही थी। जी हाँ, वो वाइड भी जा रहे थे, अगर आपसे छोड़ भी देते वो वाइड बॉल थी और शायद कीपर से मिस होकर चौका भी चला जाता। लेकिन उसके बाद चलिए, और उसके बाद फिर नीचे आके सोमपाल और करण ने, सोमपाल ने भी उन्होंने भी कहीं ना कहीं फायर चालू कर दिया। जो हम लगातार काफी वक्त से कह रहे थे कि सोमपाल आपको रन्स करने की जरूरत है, अब वक्त अलग है, आपका क्रिकेट अलग तरीके का होता है और फाइनली सोमपाल आप रन्स कर भी रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव नोट है। करण ने आकर 29 रन किए, 63 रन सोमपाल कामी ने किए और पूरा बैटिंग कार्ड जो है वो 310 पर जाकर कहीं ना कहीं रुका, क्योंकि नेपाल का हाईएस्ट ओडीआई टोटल कहीं ना कहीं बन गया। तो एक बेहतरीन वापसी 0 रन पर 2 विकेट के बाद, एक दमदार वापसी का जो बेस है वो रखा रोहित पड़ल और भीम शार्की ने। उनसे आप क्रेडिट बिल्कुल मत छीनिए। उन्होंने 100 बॉलें निकाली है उस फेस में जिस फेस में टीम का एक भी रन बोर्ड पे नहीं था, लेकिन विकेट जरूर 2 निकले थे। उसके बाद पूरा का पूरा मामला जो संभाला है वो है कुशल मल्ला ने मिड फेस में, और उसे खत्म अच्छे से किया है सोमपाल और करण ने। ये पूरा बैटिंग कार्ड का जो एरिया है एनालिसिस क्रेडिट कहीं ना कहीं ये कहता है। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की तरफ अब चले ओमान के। ओमान का बॉलिंग कार्ड जो है वो कुछ इस तरीके का है जो आप इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एनालिसिस के तौर पर आप इसे कैसे प्रेजेंट करेंगे? 0 पे 2 के बाद बॉलर्स की हालत ऐसे क्यों हो गई, आपको क्या लगता है? नहीं, जरूर देखिए, अब कहना होगा कि आज पूरी तरीके से बैकफायर कर दिया नेपाल के बॉलर्स ने। स्टार्ट अच्छा मिला, आपने बॉलिंग अच्छी कराई, लेकिन एक कहना होगा कि आपने उस मोमेंटम को खो दिया कहीं ना कहीं। और खोया नहीं, कहना होगा एक बेहतरीन बैटिंग ने वो मिस करा दिया। ऐसा नहीं है, कलीमुल्ला भी बहुत मिस करा रहे थे रोहित पटेल, जी हाँ, बहुत मिस हुई थी भीम को भी, जी हाँ। तो ऐसा नहीं है, बॉलिंग जा रही थी अच्छी, लेकिन कहना होगा जो पार्टनरशिप कुछ वक्त पे हुई रोहित भीम की, फिर आरिफ कुशल मल्ला की, इन सब ने मैच को छीन लिया। और कुशल मल्ला ने जिस निडर से बैटिंग की है वो ऐसे मोमेंट पे बहुत काम आती है, बहुत काम। जब 3-4 विकेट आपके गिर जाए और फिर आप अचानक से कोई एक बैट्समैन आए और वो फायर पावर करना चालू कर दे, मारना चालू कर दे, तो बहुत होता है ऐसा, अक्सर ये होता है कि जो बॉलिंग टीम है वो पीछे हटना चालू हो जाती है। और फिर जब से कुशल मल्ला ने वो गियर चालू किया उसके बाद से कोई भी बेहतर लाइन लेंथ सारे के सारे भूल गए। जो आरिफ भी आउट हुए वो भी एकदम खराब बॉल, आरिफ ने विकेट दिया अपना, पार हो जाती तो वो भी छक्का ही गिरता, लेकिन वो बहुत खराब शॉट था, खेलना ही नहीं चाहिए था। बॉलर्स के लिए पूरा 10-15 ओवर के बाद मोमेंटम, लाइन लेंथ सब भटक गए, कहीं और गायब हो गए बॉलर्स, पता नहीं कहां पर। इतना अच्छा मौका था 15 ओवर तक, आपने उसे गवा दिया। बिल्कुल, देखिए हम यही इसलिए आपको नहीं कह रहे हैं, इसलिए बार-बार वो इनिंग आपको सामने रख रहे हैं कि रोहित पड़ल और भीम शार्की की जो इनिंग है वो बहुत कितनी ज्यादा क्रूशियल रही थी उस फेस से निकालने के लिए। शुरू के वक्त आप देखिए कलीमुल्ला और बिलाल का कितना बेहतरीन स्पेल रहा था। 4-5 शायद 3-4 ओवर तक 0 ही था, नेपाल 2 विकेट था, उसके बाद रन निकल नहीं रहे थे, बॉल काफी ऑलमोस्ट एज ले रही थी, भीम को भी दिक्कत हो रही थी, रोहित को भी दिक्कत हो रही थी, रन निकल नहीं रहे थे। उस फेस पर आकर उन्होंने पहले तो अपने विकेट्स भी बचाए, थोड़ा बहुत प्लेयर ओमान के बहुत एग्रेसिव हो रहे थे, बिलाल भीम पे थोड़ा सा एग्रेशन दिखा रहे थे, वहां पर भीम ने भी कहीं ना कहीं खुद को काम किया, कंट्रोल किया। उन्होंने 30 आउट के अंदर सिंगल्स लेने चालू कर दिए दोनों ने, भीम और रोहित ने। और उसके बाद फिर धीरे धीरे जब खराब बॉलें आई, बिलाल थोड़ा सा लाइन से भटके, थोड़ा लेग स्टंप पे गए, तो उन्होंने बाउंड्रीज निकालना चालू कर दिया और इस तरह से कहीं ना कहीं जो है ये इनिंग बिल्डअप हुई और एक छोटा सा ही सही लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बेस, कम से कम कुछ रनों का बेस जो है उस फेस से निकाल दिया कि अब आपके पास 3rd और 4th बॉलर ओमान के आ रहे हैं, तो अब कुशल और आरिफ ओवर टू यू, क्या अब आपको यहाँ पर संभालना है। तो ये इनिंग बहुत शानदार रही थी और बॉलिंग में कहीं ना कहीं समझाया है कि क्या हाल रहा ओमान की बॉलिंग अटैक का। अब यहाँ पर चलना होगा हमें ओमान की चेस की तरफ अगर यहाँ पर चले यार, तो सबसे पहले ओमान की फेस बाय फेस की बात करते हैं, फिर जरा चलते हैं बैटिंग की तरफ। आखिर ये जो चेस है वो डगमगा कैसे गया? नहीं, जरूर पहले फेस की बात करें पावर प्ले 1 की तो 47 पे 1 से 10 ओवर में, और उसके बाद 11 से 40 ओवर की बात करें तो 133 पे 4, और उसके बाद लास्ट फेस की बात करें डेथ फेस की तो यहाँ पर 46 पे 4 विकेट टीम ने गंवाया और टीम 226 पे 9 विकेट, जी हाँ, और 1 विकेट क्यों नहीं गिरा वो जरूर आपको पता चल जाएगा। और उसके साथ 46.3 ओवर में पूरी टीम यहाँ पर सिमट कर रह गई, और उसी बीच यहाँ पर डॉट बॉल्स भी 156 डॉट बॉल्स टीम ने खेली, काफी ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल, ये तो होना ही था, और ये होना क्यों
क्यों था आगे आपको जरूर बताएंगे। एंड सबसे पहले यहाँ पर वैगन व्हील की बात कर ली जाए। वैगन व्हील अगर हम यहाँ पर देखें तो आप किस तरह से देख रहे हैं। अगर हम रन्स की बात करें 97 रन ऑफ साइड पे आए हैं, ऑन साइड पे 118 रन कहीं ना कहीं मारे गए हैं, 23 चौके और 4 छक्के यहाँ पर लगाए गए हैं। वैगन व्हील की अगर हम बात करें तो कुछ ना कुछ यही हाल है जो आप देख रहे हैं, क्योंकि वैगन व्हील इसको डिस्क्राइब करना थोड़ा और बेहतर होता अगर वो एक क्लोज अंतर से कहीं ना कहीं मैच को हारा जाता। तो जो वैगन व्हील है, जो एरियाज हैं वो रन्स के वो आपके सामने क्लियर इस वक्त दिख ही रहे हैं और यही कहीं ना कहीं हाल है। अब अगर बैटिंग स्कोर कार्ड की तरफ मैं सीधा चलना चाहूंगा क्योंकि वहां पर सारी दिक्कतें आई हैं। एंड बैटिंग स्कोर कार्ड की अगर हम बात करें तो यहां पर शुरुआत से लेकर एंड तक इस बैटिंग स्कोर कार्ड में कौन से वो डाउन है जिन पे रन्स का जो सूखा है उसकी कमी क्लियर ओमान को महसूस हुई। नहीं जरूर देखिए, अगर आप देखेंगे ऑब्वियसली जतिंदर सिंह, जिशान मकसूद और आकिब तो आए नहीं थे, तो आप कहना होगा जो वन डाउन पे जो प्लेयर आए हैं जैसे कि आदिल शफीक, वो बिल्कुल ऑब्वियसली ये 3 डाउन आप 311 का चेस कर रहे हैं और आपके 2 एक्सपीरियंस प्लेयर चले ही नहीं, जतिंदर सिंह और जिशान मकसूद। बिल्कुल, तो फिर आप इतनी बड़ी उम्मीद नहीं कर सकते कि आप इतना बड़ा टारगेट को चेस कर ले। हाँ, बशर्ते कोई अगर चल जाता है चौथे 5वें डाउन पे आकर, जैसे आज तीसरे चौथे पे आकर जैसे कुशल मल्ला ने आज जैसी इनिंग खेली है, बहुत अच्छा विकेट था, बैटिंग विकेट था, चलना चाहिए था, बैट्समैन क्यों नहीं चले, पूरा फेलियर ये बैट्समैन का है। इतना डिजास्टर शो यहाँ बैटिंग से ओमान की तरफ से बिल्कुल नहीं लगा। ये टीयू पे आप खेल रहे हैं, इतनी अच्छी पिच है, 226 आपको कम से कम पहुंचना चाहिए था। जिस हिसाब से आपके पास प्लेयर है उसकी कैलिबर देखते हुए बहुत खराब खेला है आज ओमान आज के मैच में। बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जिशान मकसूद का आपने जल्दी निपटाया, जो मैच में कहीं ना कहीं कह रहे थे कि जिशान मकसूद को अगर आप जल्दी निपटाते तो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं पॉजिटिव रहेगा और ये कहीं ना कहीं देखने को मिला। बहुत जल्दी निपटा दिया, सिर्फ 3 दिनों के मेहमान वो बन के आज रह गए। वहीं पर जतिंदर की बात करें, इस तरह की चेजेस में जतिंदर जैसे प्लेयर का विकेट बहुत क्रूशियल हो जाता है और वहां पर 15 रन की इनिंग पे उनका विकेट भी कहीं ना कहीं निकाला। और ललित राजवंशी ने आते ही जिस तरह से बोल्ड मारा उन्हें, शुरुआत में काफी अच्छी शुरुआत हुई, थोड़ी तेज शुरुआत भी हुई थी कश्यप प्रजापति और जतिंदर के बीच में, लेकिन ललित राजवंशी आए जो कि सेकंड स्पिनर का काम इस टीम में कर रहे हैं, उन्होंने बोल्ड मारा और बस उसके बाद जो ये पटरी उतरी है वो लगभग उतरी गई। फिर ऐसा लगा बीच में कि 90-95 रन की एक पार्टनरशिप हुई थी नसीम खुशी और संदीप गौड़ के बीच में, मोहम्मद नदीम और संदीप गौड़ के बीच में, लेकिन वो तब तक बहुत देर थी क्योंकि रन रेट जो है वो काफी बढ़ता चला जा रहा था। ऐसा लग सकता है आपको कि हाँ नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रिक्वायरमेंट जो है आप 311 कर रहे हैं। आपने सही कहा, आप 311 का चेस कर रहे हैं। ये नहीं है कि 65 आके आपने मार दिए, 40 आके आपने मार दिया, अच्छा ठीक है आपने मार दिया, आपके रिकॉर्ड में जुड़ गया, ओडीआई मैच था ये तो अच्छा है, लेकिन आप बड़ा स्कोर चेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर बल्लेबाजी ऐसी होनी चाहिए कि ऊपर से A1 होनी चाहिए कि हाँ आप इसमें 65-70 वाला काम नहीं चलता, इसमें सीधा वो वाला काम चलता है, या तो लंबी इनिंग हो या सारे 3-4 प्लेयर 50-50 मार, या फिर 2-3 प्लेयर और बस। तो यही होता है 30-40 वाला स्कोर, वो 250 तक काम आ जाता है। 230-240 का स्कोर चेस करना हो तब आप 35-40 मारिए तो बड़े आप हीरो बन सकते हैं, लेकिन ऐसे चीजों में 3-4 50 चाहिए, या तो एक शतक चाहिए या 1-2 50, तभी काम बनेगा, उसके अदरवाइज यहाँ नहीं बनेगा। नदीम की इनिंग कुछ अप्रिशिएबल है, बस एफर्ट के लिए अच्छा है, कोशिश की उन्होंने, लेकिन ये भी कोशिश नाकाफी है क्योंकि आपके साथ आपने भी कोशिश नहीं की और तेज खेलने की, और ना अदर बैट्समैन ने तो बिल्कुल ही नहीं की। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 77 का स्ट्राइक रेट है। देखिए 310 चेस कर रहे हैं, ऑलरेडी आपके 4-5 विकेट है, तो आपको थोड़ा सा दिलेर क्रिकेट यहाँ दिखाना होगा, जैसे कि कुशल ने भी दिखाया। उनकी टीम भी स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन वहाँ एक बेस तैयार करके दिया रोहित और भीम ने, वो बेस यहाँ पर किसी ने दिया ही नहीं, क्योंकि वो बेस अगर किसी को देना था तो वो थे 1 डाउन के प्लेयर और जिशान मकसूद, जो कि रोहित पुड़ैल और भीम शाकी खुद भी कहीं ना कहीं हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा बैटिंग कार्ड रहा और ओमान का पूरा फेलियर रहा। आपको बता दें आकिब इलियास जब बॉलिंग करा रहे थे तब उनके हैंड में चोट लगी थी और जिस वजह से वो कहीं ना कहीं वापस यहाँ पर बैटिंग करने के लिए नहीं आ पाया। देखना होगा कि वो नेक्स्ट मैच के लिए फिट हो पाते हैं या फिर नहीं। एंड नेपाल की बॉलिंग कार्ड को अगर हम एनालाइज करें यहाँ पर, तो आप किस तरह से बॉलिंग एनालिसिस को यहाँ प्रेजेंट करेंगे, वो एक प्रॉब्लम टीम के साथ अभी भी वैसी की वैसी बनी हुई है, लेकिन फिर से वही कि बाकी प्लेयर्स ने आकर इस बार भी कहीं ना कहीं टीम को बचा दिया। क्रेडिट देना होगा आपको कि बार बार यहाँ पर जब प्लेयर ऐसे आए तो आपको फुल क्रेडिट देना होगा अदर बॉलर्स को भी कि वो बचा ले रहे हैं, और जब कवर कर रहे हैं तो इसकी तारीफ जरूर करनी होगी कि वो हावी नहीं होने दे रहे हैं उस प्रॉब्लम को। तो ये वाकई में दाद देने वाली बात है कि करण सोमपाल जिस तरीके से फ्लॉप हो रहे हैं नई बॉल से, उसके बावजूद यहाँ जो बॉलर है उन पर इतनी जिम्मेदारी डाल रहे हैं, खासकर स्पिनर्स पर,
यहाँ संदीप ने, ललित ने और दीपेंद्र ने मोस्टली विकेट निकाले हैं यार, और बेहतरीन बॉलिंग कराई है, स्टंप टू स्टंप लाइन रखी है, बोल्ड एलबीडब्ल्यू। संदीप को तो खेल ही नहीं पा रहे थे, सामने ललित को भी नहीं, बहुत स्ट्रगल किया है आज खेलने में। लग ही नहीं रहा था कि ओमान एक एशियन कंडीशन से टीम आती है जो स्पिन को आराम से टैकल कर सकती है, लेकिन आज जैसा देखने में लगा, ऐसा लग रहा था कि कोई विदेशी टीम है जो एशिया में पहली बार आई हो खेलने, जिसको मालूम ही नहीं है कि यहाँ इतनी स्पिन होती है या क्या होती है। बड़े खुद को सरेंडर कर दिया है यहाँ स्पिन के सामने, पर अदर बॉलर ने बहुत बेहतरीन साथ दिया, वरना अगर ऐसा हाल रहता है जैसे सोमपाल करन ने शुरुआत में विकेटलेस गए हैं तो बहुत महंगा पड़ जाता है। लेकिन फिर से वही कहानी, अदर बॉलर ने बेहतरीन कंधे से कंधा मिलाया है यहाँ पर और उस प्रॉब्लम को थोड़ा सा दबा दिया फिर से। बिल्कुल, यानी इतना क्लियर है, जैसे कि हमने इससे पहले आपके सामने पहले भी कहा था कि अब वक्त आ गया है, वक्त बिल्कुल आ गया है कि आप नए पेसर्स की एंट्री यहाँ पर करें और कम से कम शुरुआत एक पेसर से करें, एक नए पेसर को रेगुलर खिलाना शुरू करें। ये एक दिक्कत पे अब लगातार टीम को काम करना चाहिए, क्योंकि अभी भी टीम के सामने बहुत सारे बड़े चैलेंजेस हैं। वर्ल्ड कप क्वालिफायर की हम बात कर रहे हैं और बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो उनको क्लियर करने होंगे। रीजनल फाइनल्स में आने वाला है T20 वर्ल्ड कप का, वो भी इसी साल होना है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है टीम के साथ कि ये स्पेशली अब पेसर एक तैयार करना जरूरी है जो नई बॉल से आपको लगातार ब्रेक थ्रूज और कम से कम शुरू में पावर प्ले में 2-3 विकेट्स निकाल कर दे। ये अब लगभग अब ईद का चांद, जी हाँ, ईद का चांद ऐसी बात हो जा रही है कि अब पेसर जो है अब हार्डली ही नई बॉल से नेपाल के विकेट्स निकाल रहे हैं। निकाल भी रहे हैं तो सिर्फ एक विकेट निकल रहा है पूरा पावर प्ले का, फिर स्पिनर को आना पड़ रहा है तभी वो विकेट निकल रहे हैं। लेकिन ओवरऑल दाद देनी होने से आने बिल्कुल सही कहा कि बाकी बॉलर्स बार बार आकर यहाँ पर आकर विकेट निकाल रहे हैं, बचा ले रहे हैं और इसमें बहुत बड़ा रोल सेकंड स्पिनर का है, जिसकी मांग डेली क्रिकेट ने बहुत पहले से करी हुई थी और एक मांग अभी भी हमारी होनी बाकी है, उसे ही प्लीज पूरा करिए। वो है थर्ड प्योर स्पिनर, माफ कीजिएगा थर्ड पेसर की बात कर रहे हैं, तो अब थर्ड तो नहीं है यहाँ पर, आप सेकंड पेसर को यहाँ पर नए पेसर्स को इंक्लूड करिए और कहीं ना कहीं कम से कम एक पेसर रखिए जो नई बॉल से लगातार विकेट्स निकाल सके। तो ओवरऑल ये एनालिसिस में हाल रहा और एक बहुत ही कंफर्टेबल जीत यहाँ पर नेपाल को मिली है और मोस्ट प्रोबेबली यही लगता है कि नेपाल अब इस ग्रुप को कहीं ना कहीं टॉप करेगा और उसके बाद सेमीफाइनल में एंट्री करेगा। बाकी क्रिकेट के ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, उम्मीद है कि आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। बहुत सारे रिकॉर्ड्स इसमें बने हैं, टूटे हैं, जाकर एक बार कम्युनिटी में जरूर चेक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। बाय।